बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है लिविंग वर्ड इन टाइम। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था लिविंग वर्ड इन स्पेस, यानी हमारे इर्द गिर्द हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो किस तरह वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए, ये बात आपको मैंने कुछ पहले समझा दी थी। अब हम देखते हैं कि हमारी जो वर्ल्ड है यानी हमारी जो अर्थ है, यहाँ पर पाए जाने वाले जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं वो किस ज़माने में किस तरह के ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद होते थे। यानी पहले वाला जो सीक्वेंस था जिसमें हमने कहा था कि हमारी अर्थ के ऊपर किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन ऑर्गेनिज्म में तब्दीलियाँ पैदा हुई, एवोल्यूशन होती रही और आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पैदा होते रहे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम आज से करोड़ों साल के अरसे की बात करें और फिर ये सोचें कि उस वक्त किस किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते होंगे, तो उस वक्त चूँकि कोई इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं थी, इंसान जो है उसके पास कोई ऐसे टूल्स नहीं थे और ना ही कोई ऐसे मेथड्स थे जिनके ज़रिए से उस वक्त वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जान सकता। लेकिन स्टूडेंट्स, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे साइंस में तरक्की होती गई तो इंसान ने इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की और फिर ऐसे तरीके ढूंढ निकाले जिसकी वजह से आज से करोड़ों साल पहले हमारी दुनिया कैसी थी इसके बारे में बहुत कुछ जान लिया गया और बहुत से ऐसे राज थे जिनसे अब पर्दा उठाया जा रहा है कि हमारी ज़मीन के ऊपर किस ज़माने में किस किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे। मसलन हमारा जो टॉपिक लिविंग वर्ड इन टाइम है, इसे हम किसी ऑर्गेनिज्म की एज के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ मिलाकर भी हम समझ सकते हैं। यानी ये टॉपिक हमें हमारी अर्थ पर पाई जाने वाली लाइफ के आगाज़ के बारे में भी समझाता है। यानी अगर हम ये जानना चाहें कि हमारी अर्थ के ऊपर सबसे पहले किस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उसके बाद फिर उनमें कैसे चेंजेस हुई, फिर उससे कौन से ऑर्गेनिज्म बने, तो आहिस्ता आहिस्ता इन ऑर्गेनिज्म से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनते गए, ये तमाम बातें स्टूडेंट्स हम इस लेक्चर के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम जिस पॉइंट को फोकस करेंगे वो है एज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी एक ज़माना था जब लाइफ सिंपल थी, आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होती गई और लाइफ became more complex। लाइफ आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स होती गई। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहे थे वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ कि एक ऐसा ज़माना आया जब हमारी अर्थ के ऊपर कुछ तब्दीलियां होना शुरू हुई और उन तब्दीलियों की वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे इनकी आहिस्ता आहिस्ता डेथ होना शुरू हुई। तो मरने के बाद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे ये ज़मीन के अंदर दबना शुरू हो गए। इनमें से कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉडीज़ रखते थे, उनके बॉडीज़ बड़ी आसानी से डिकम्पोज होते गए और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो कि हार्ड बॉडीज़ उनकी थी, उनके अंदर हार्ड बोन्स थी और इसके अलावा वो अर्थ के नीचे ऐसी लेयर्स के अंदर आ गए जहाँ पर उनके ऊपर डिकम्पोजिशन का जो असर था वो बहुत ज़्यादा कम हुआ, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत स्लो हुआ और उनके बॉडीज़ जो थे वो ज़मीन के नीचे या मड के अंदर या रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हो गए और बाद में वो फॉसिल्स के नाम से जाने गए। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में हम आके देखते हैं कि हमारी लाइफ सिंपल से कम्प्लेक्स होती जा रही थी
नए ऑर्गेनिज्म बनते जा रहे थे और फिर जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि हमारी अर्थ के ऊपर आज से तकरीबन 3000 मिलियन ईयर्स एगो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं ये बना। स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चला कि आज से 3000 मिलियन ईयर्स एगो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होगा? तो हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जैसे मैंने आपको पहले बताई हैं, जिनके ज़रिए से हम उस ज़माने में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जान सकते हैं। और फिर लिखा हुआ है कि आफ्टर 1000 मिलियन ईयर्स लेटर, यानी पहले आज से 3000 मिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद फिर टाइम गुजरता गया और आज से 2000 मिलियन ईयर्स अगो इन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल्स से यूकैरियोटिक सेल्स वो बन गए। और फिर प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं ये भी ग्रो होते रहे, इन्होंने भी अपनी पॉपुलेशन में इजाफा जारी रखा और यूकैरियोटिक सेल जो है ये भी ग्रो होते रहे। और उसके बाद फिर इनमें एवोल्यूशन जारी रही और यही जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है आगे फिर वो मुख्तलिफ क्लासेस में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड होते गए और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से फिर एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए इंसान के पास कुछ ख़ास किस्म के तरीके हैं जिन्हें हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड एज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी हम एक ऑर्गेनिज्म के बारे में कैसे जान सकते हैं कि उसकी एज कितनी थी जब वो मरा था, यानी आज से करोड़ों साल पहले मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनकी एज के बारे में कैसे पता चलाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग नेटवर्क में एक पॉइंट पढ़ चुके हैं जिसे आपने पढ़ा था फॉसिल्स। तो हमारा आज का जो सेकंड पॉइंट है इसमें हम देखेंगे कि जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, तो हम फॉसिल की सिंपल सी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं। सिंपल करके आप कहेंगे रिमेन्स ऑफ द डेड, यानी जो डेड हैं, जो मरी हुई चीज़ें हैं, जो मुर्दा हैं, उनके जो रिमेन्स हैं, जो बचे कुचे हिस्से हैं, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं रिमेन्स ऑफ द डेड प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, यानी हमारी जो अर्थ है इसके नीचे डिफरेंट रॉक्स के अंदर मरे हुए जानदारों के या जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं इनके कुछ हिस्से मौजूद हैं जिन्हें हम फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। और इन्हीं फॉसिल्स के बारे में आपको एक ब्रांच बताई गई थी जिसे आप पैलियोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो कि प्लांट्स के बारे में भी है और एनिमल्स के बारे में भी है, यानी पैलियोजोलॉजी और पैलियोबॉटनी। तो स्टूडेंट्स, अब अगर आप ये देख रहे हैं कि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज का कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि साइंटिस्ट के पास जो पहला टूल आया, जो पहला तरीका उनके सामने आया, वो फॉसिल्स था। यानी बाई चांस बाद औक़ात ज़मीन की खुदाई के दौरान ज़मीन के नीचे से कुछ जानदारों के ढांचे बरामद होते हैं। ये ढांचे जो ज़मीन के नीचे से बरामद होते हैं इनको हम फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, फॉसिल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप
एक पिक्चर में आसानी से इन फॉसिल्स को देख सकते हैं। ये पिक्चर जो आपको दिखाई जा रही है, इस पिक्चर के अंदर स्टूडेंट्स आप डिफरेंट टाइप के जो फॉसिल्स हैं उनको देख सकते हैं। ये फॉसिल्स मुख्तलिफ हालतों में हो सकते हैं। इसमें सॉलिड फॉर्म भी इनकी एक हो सकती है, इसमें एक पूरे का पूरा जो लिविंग जो एक डेड ऑर्गेनिज्म है उसकी बोन्स भी आप देख सकते हैं, उसको प्रिंट की शक्ल में भी देख सकते हैं, जैसे उसका एक प्रिंट बना हुआ है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फॉसिल्स हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स जो हैं वो उनके बारे में बताया जाता है। अब स्टूडेंट्स फॉसिल्स को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। पहले तो हमने ये बात जान ली कि फॉसिल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स किस किस्म की होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स के हम फॉसिल्स को स्टडी कैसे करते हैं। तो पहली चीज़ जो है बड़ी सिंपल है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं। साइंटिस्ट ज़मीन के अंदर जो दबे हुए फॉसिल्स हैं उनकी डेप्थ से अंदाज़ा लगाते हैं। यानी ये ज़ाहरी बात है कि जो ऑर्गेनिज्म पहले मर गए होंगे उनके फॉसिल ज़मीन के अंदर ज़्यादा गहराई में होंगे, और बाद में मरने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उनके जो फॉसिल्स हैं वो ऊपर वाली लेयर्स में होंगे। तो इस तरह ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो न्यू लेयर्स हैं उसमें पाए जाने वाले जो फॉसिल्स हैं वो यंगर समझे जाते हैं, और जो डीपर लेयर्स हैं उसमें पाए जाने वाले फॉसिल्स जो हैं उन्हें हम ओल्डर कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स एक तरीका तो ये है कि हम उस चीज़ से उन फॉसिल्स की मौजूदगी की वजह से, उनकी एक्योरेंस की वजह से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि उस फॉसिल की एज कितनी है, ये आगे चल के हम 2 पॉइंट्स के ज़रिए समझेंगे। एक को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग और दूसरा है DNA टेस्ट। लेकिन स्टूडेंट्स हमारी बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जब हम फॉसिल्स को ज़मीन के नीचे मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर देखते हैं तो ये लेयर्स जिनके अंदर ये फॉसिल्स मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेडिमेंट लेयर्स या रॉक्स। ये जो सेडिमेंट लेयर्स या सेडिमेंट रॉक्स हैं स्टूडेंट्स, इन लेयर्स के पैटर्न को स्टडी करके हम ये जान सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के जो फॉसिल्स हैं वो दूसरे से ओल्डर हैं या यंगर हैं, और वो उस वक्त वहाँ पर किस टाइम से मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपको एक इसकी पिक्चर दिखाई जा रही है। ये सेडिमेंट रॉक्स की या सेडिमेंट लेयर्स की एक पिक्चर है। इस पिक्चर में आप स्टूडेंट्स आसानी से देख सकते हैं, आपको मुख्तलिफ लेयर्स नज़र आ रही हैं। ये लेयर्स जो हैं ये डिफरेंट कलर्स की वजह से एक दूसरे से अलग अलग पहचानी जा सकती हैं। इन लेयर्स के अंदर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह एक पूरा का पूरा जो दौर है, एक पूरे का पूरा जो ज़माना है वो दूसरे ज़माने की जो अक्कासी है वो कर रहा है। इनको देखकर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि एक ज़माने में किस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर बरी हो गए, दफन हो गए, और फिर उसके ऊपर एक और नई लेयर बन गई। अब स्टूडेंट्स देखें, मैं आपको इन सेडिमेंट रॉक्स के बनने के बारे में एक और तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम एक लेयर बना देते हैं और इसे हम एक ब्लू कलर से इसे शो कर देते हैं। ये एक ख़ास ज़माना है जिसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी वजह से, कोई कुदरती आफत की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या फ्लड्स की वजह से, इस दौर में पाए जाने वाले, जिसे मैंने यहाँ पर नंबर 1 से शो किया है, इस दौर में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी वजह से मरना शुरू हो गए, और वो मरने के बाद यहाँ पर बरी होना शुरू हो गए। यहाँ मैं आपको जैसे ये दिखा रहा हूँ कि वो इसके नीचे दब गए। उसके बाद स्टूडेंट्स एक दूसरा ज़माना शुरू होता है। इस दूसरे ज़माने में ये लेयर्स फिर बनना शुरू होगी। मसलन देखें, आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम कुछ दिन तक चेयर्स की या फर्नीचर की डस्टिंग ना करें तो आपको उसके ऊपर डस्ट की एक लेयर नज़र आना शुरू हो जाती है। अब आप कंसिडर करें कि हम
इस लेयर को कई 100 साल तक यूं ही पड़ा रहने दें, या फिर हम इसे कई हज़ार साल तक इस डस्ट को यूं ही पड़ा रहने दें। चूँकि एयर मूव करती रहती है और ये एयर अपने साथ डस्ट को भी उड़ाती रहती है, तो स्टूडेंट्स आम हालात में, खुले हालात में अगर किसी डेड बॉडी को इस तरह रख दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर काफ़ी सारी मट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले या आज से लाखों साल पहले जो जानदार मर गए या वो कीचड़ के अंदर धंस गए, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर मट्टी की मुख्तलिफ लेयर्स इकट्ठी होती रहीं और वो उनके नीचे दबते गए, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर में इजाफा होता गया। स्टूडेंट्स, आप लोग ये जानते हैं कि मरने के बाद आमतौर पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है, उनका जो बॉडी है वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं इनकी डेड बॉडीज़ ज़मीन के अंदर कीचड़ में ऐसी जगह पर मौजूद होती हैं जहाँ पर डिकेइंग प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, जिस वजह से इनकी डिकम्पोजिशन नहीं हो पाती और इनके जो रिमेन्स हैं, इनके बॉडी के जो हिस्से हैं वो ज़मीन के अंदर वहाँ काफ़ी अरसे तक महफूज रहते हैं। और अगर बाई चांस वहाँ पर किसी वजह से खुदाई की जाए तो इनके ये जो ढांचे या फॉसल्स हैं वो वहाँ से बरामद हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि एक लेयर के बनने में कितना टाइम लगता है। ये इसकी यहाँ पे हम थिकनेस से अंदाज़ा लगा लेते हैं। इस थिकनेस को देख के पता चलता है कि ये लेयर कितनी थिक है और ये तकरीबन कितने अरसे में बनी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इन सेडिमेंट रॉक्स के अंदर ख़ास किस्म के एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, स्पेशली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, इन आइसोटोप्स के अंदर एक ख़ास प्रोसेस हो रहा होता है जिसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनके अंदर डिकेइंग का प्रोसेस चल रहा होता है। तो इन आइसोटोप्स के अंदर होने वाली जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी की वजह से भी इन रॉक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की एज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि जिस लेयर में एक फॉसिल मौजूद है, ज़ाहिर है उसी लेयर में किसी रॉक की जितनी एज होगी उतनी ही उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एज है वो समझी जाएगी। या आप कह सकते हैं कि उसी सेम लेयर में जो 2 या 3 हमें फॉसल्स मिले सेम लेयर में, तो हम समझेंगे कि वो जो फॉसल्स हैं वो उसी ख़ास ज़माने में मौजूद थे और उनको हम कंपेयर कर लेते हैं उसी लेयर में पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं उनके साथ। तो स्टूडेंट्स, अब ये हम इसके सामने सेकेंड लेयर बना चुके हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि किसी वजह से जियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, क्लाइमेट के अंदर चेंजेस होती हैं और फिर एक और लेयर बन जाती है। अब हम इस लेयर को एक और तरह से शो कर देंगे। ये आपको समझाने के लिए हमने एक नई लेयर बना दी है। आप देख रहे हैं कि जो सबसे फर्स्ट वाली लेयर थी वो सबसे नीचे है, फिर सेकंड लेयर और फिर ये थर्ड लेयर। अब इसी तरह आफ्टर पासिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स एक न्यू लेयर जो है वो बनना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ लेयर्स बन गई, जिसे आप कलर्स के ज़रिए से, ये आप देख रहे हैं मैंने इसको डिफरेंट कलर्स के ज़रिए से यहाँ पर शो कर दिया। अगर हम इनकी अलग अलग बाउंड्री मार्क कर दें, यहाँ पे देखें ये आपको एक दूसरे से सेपरेट आसानी से नज़र आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट भी इसी तरह करते हैं, यानी वो ज़मीन के अंदर इन मुख्तलिफ लेयर्स की डिगिंग करते हैं और इनके अंदर पाए जाने वाले जो फॉसल्स हैं उन फॉसल्स को उनके अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के जो आइसोटॉप्स हैं उनकी मदद से स्टडी कर सकते हैं। तो 2 तरीके स्टूडेंट्स, पहला तरीका ये है कि देखा जाता है कि ये कौन सी लेयर में है और उसका अंदाज़ा लगाकर फिर उसकी एज जो है वो फाइंड आउट की जाती है। और स्टूडेंट्स, जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है, यानी ये पहले वाला तरीका जो सेडिमेंट लेयर्स के अंदर या सेडिमेंट रॉक्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इससे हट के एक और तरीका है
उस तरीके में क्या किया जाता है, कार्बन डेटिंग का सहारा लिया जाता है। अब कार्बन डेटिंग स्टूडेंट्स एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है, एक जो स्टूडेंट्स फॉसल है उस फॉसल को पहले तो ग्राइंड किया जाता है, उसे पीसा जाता है, उसे बारीक पाउडर फॉर्म में लेकर आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स उसको फ्रीज़ किया जाता है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स या केमिकल शामिल किए जाते हैं। फिर उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार होते हैं और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, खुसूसी तौर पर कार्बन, उस कार्बन की डिकेइंग का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से इसका नाम जो है वो कार्बन डेटिंग है। कार्बन डेटिंग के अंदर हम कार्बन का एक हैवी आइसोटोप जिसे कार्बन 14 कहते हैं उसको स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो कार्बन 14 है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसके अंदर होने वाली जो डिकम्पोजिशन है, इसके अंदर होने वाली जो रेडियो एक्टिविटी है या इसके अंदर जो होने वाली तोड़ फोड़ है, उसका अंदाज़ा लगाकर हम ये जान सकते हैं कि इस फॉसल में पाए जाने वाला कार्बन किस हद तक टूट चुका है और ये कितना टूटना बाकी है। जैसे कि आप लोगों ने मैट्रिक में फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, हाफ लाइफ मेथड। तो स्टूडेंट्स एक रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप होता है या एक रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है, उसके अंदर पाए जाने वाले जो एटम्स होते हैं उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता तोड़ फोड़ का अमल हो रहा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे होते हैं। तो एक ख़ास तरीके से हम हाफ लाइफ मेथड निकालते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कार्बन किस हद तक टूट चुका है, इससे कितने टाइम से ये टूट रहा है, कितना टाइम इसका बाकी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज का अंदाज़ा कार्बन डेटिंग से भी लगाया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आजकल मॉडर्न साइंस में बायोलॉजी के अंदर जिस चीज़ से सहारा लिया जा रहा है वो डीएनए टेस्ट है। तो साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि अगर उन्हें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सलाइवा या उसका कोई बॉडी पार्ट दिया जाए तो उसकी मदद से वो उसका डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर वो किसी डेड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें या किसी फॉसल के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स किसी फॉसल का कोई सा भी पीस, यानी उसकी बोन्स में से, या हो सकता है कि उसके हेयर का कोई पीस जो है वो बाकी बचा हो, उससे लेकर स्टूडेंट्स वो उसका डीएनए टेस्ट करते हैं और ख़ास तरीके से उस टेस्ट की मदद से वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के उस सेल के अंदर पाए जाने वाले डीएनए से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता जब साइंटिस्ट इन तरीक़ों से लिविंग ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी के बारे में, उनकी एज के बारे में, उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा लेते हैं तो उसके बाद फिर वो एक चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट के अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर शुरू से लेकर आज तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुए हैं, चाहे जिनकी डेथ हो चुकी है या जो मौजूद हैं, जिस किस्म के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फर्जी चार्ट बनाया गया है। स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अक्सर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिनकी बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो स्टूडेंट्स अब वो जो सॉफ्ट बॉडीज़ वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ज़ाहिर है उनके फॉसल्स तो मौजूद नहीं होंगे, और इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक फॉसल इस हालत में मिलता है कि वो एक छोटी सी बोन होती है। एक बोन को देखकर तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कौन सी चीज़ है, ये कोई एलिफेंट है या ये किसी बर्ड की बोन थी या ये क्या था। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो मैंने आपको आखिरी पॉइंट बताया है, यानी बाज़ औक़ात हमें एक फॉसल पूरी हालत में नहीं मिलता, तो फिर क्या किया जाता है, उसका डीएनए टेस्ट करके मैच किया जाता है कि ये डीएनए कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। यानी फ़र्ज़ करें कि हमें किसी फॉसल का एक छोटा सा पीस मिला है, ठीक है, आपके नील के बराबर यानी नाखून के बराबर एक पीस मिला है, तो हम डीएनए टेस्ट करके कार्बन डेटिंग प्लस डीएनए टेस्ट करके पता चला सकते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म की बोन्स हैं और वो आज के दौर में पाए जाने वाले कौन से ऑर्गेनिज्म का रिलेटिव है। तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों को सामने रखते हुए साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बनाया है। इस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, वहाँ पर मैं आपको इस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के बारे में समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है
ये काफ़ी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। मैंने कोशिश की है आपको सिंपल तरीके से समझाने की, और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपको इसी जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, जिसे हम फाइलेटिक लैंग्वेज के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे हैप्पी।